हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग एससीईआरटी जो बिहार सरकार की जो किताबें है, एससीईआरटी टीचर की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ना लाजमी है। और जो चाहते हैं कि हमारा जीएस कंप्लीट हो, जीएस अच्छा हो, जीएस में हमारा पकड़ बन जाए, बेसिक उनका खराब है, तब तो उनको ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। और ये छठा क्लास का इतिहास हो जाता है। तो चलिए हम लोग अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, छठा क्लास का। और जीएस को कंप्लीट करने के लिए तो कहा जाता है छठा क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के जितना भी एनसीईआरटी का किताब है ना, जितना भी एससीईआरटी का किताब है, एक बार स्टडी जरूर कर लीजिए। उसके बाद सोचिए कि कंपटीशन में हमको जाना है तो कहाँ जाना है ना। चलिए, जीवन के विभिन्न आयाम कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग प्रारंभ हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग प्रारंभ हो गया। और वैदिक युग को समझने के लिए हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हो जाएगा जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और ऋग्वैदिक काल को हम कालखंडों में अगर विभाजित करके पढ़ें तो 1500 से लेकर के कितना 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा जो हमारा भाग है जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल हो जाता है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। जो हम लोग ये ऋग्वैदिक काल देख रहे हैं, इस ऋग्वैदिक काल में एक वेद की रचना हुई थी जिसका नाम है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का रचना हुआ। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पुराना अगर वेद आपसे पूछता है, सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछता है तो ऋग्वेद हो जाएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग को समझने के लिए हम लोगों ने दो भागों में इसको डिवाइड किया। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद जो दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरे कालखंडों के बारे में, यह हो जाता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, यानी कि पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है ना। ऋग्वेद को रखा जाता है पूर्व वैदिक साहित्य में, क्योंकि हम लोगों ने वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया। तो ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ऋग्वेद की रचना हुई थी प्रथम चरण में, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद की रचना। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद रखे जाते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये आता है किसके अंतर्गत? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहां पर देखें, अब यहां पर कहता है कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित हो जाता है। वैदिक काल से सिर्फ एक ही ग्रंथ है जो ताल्लुकात रखता है, जिसका नाम है ऋग्वेद, है ना। जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत सारे ग्रंथों की रचना होने लगी, लोगों का मानसिक विकास होने लगा, है ना, साहित्य का विकास होने लगा। और इस समय में आते आते 3 ग्रंथों का रचना हुआ। और 3 ग्रंथों के रचना के बाद ब्राह्मण की भी रचना हुई, आरण्यक का भी रचना हुआ, और उपनिषद का भी उत्तर वैदिक काल में ही रचना किया गया। इस तरह से हम लोग वैदिक साहित्य में अगर देखें तो वेदों की संख्या 4 हो जाता है। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। ब्राह्मणों की संख्या कितना हो जाएगा? तो ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मण जो है ना, ये 9 हो जाता है। और वेदांगों की संख्या 6 है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है आरण्यक की संख्या कितना है? तो आरण्यक की संख्या 6 हो जाएगा, है ना। आरण्यक की संख्या आप सोच के देखिए, छठा क्लास का आपका एससीईआरटी का बुक है, और छठा क्लास में ही इतने डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ है ना। प्रारंभिक उपनिषद
तो प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या 13 और कुल उपनिषदों की संख्या अगर यहां पर पूछता है तो 108 हो जाएगा। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब गुरु ने उसको सुनाया होगा। लेखन लिपि का उतना ज्यादा विकास नहीं था, तो लोग क्या करते हैं, है ना, उपनिषद का मतलब क्या होता है ना, यानी कि गुरु के समीप में बैठ करके ज्ञान को अर्जित करना, और गुरु जो भी सुनाते थे, है ना, उसी को श्रुति कहा जाता था, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते थे, श्रुति कहा जाता है। इसलिए वेदों को क्या हम लोग कहते हैं, श्रुति कहे जाते हैं। आज के समय में कभी कभी, है ना, वेदों को खंडन भी करने वाले लोग हो गए हैं। कई हमारे भारत में नास्तिक संप्रदाय के मानने वाले जो महान संत बने हैं, उन्होंने सीधे सीधे इससे, है ना, इसको वैदिक यानी कि वैध मानने से इनकार कर दिया, इसका खंडन किया, है ना। सुना हुआ चीज है, और सुनना हुआ चीज जो होता है ट्रांसफर होते 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 क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट, है ना, कुछ डिफरेंट नजर आने लगता है। वेदों को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, सुना हुआ। वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। और वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते हैं, है ना। वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग जो है खुद को, अपने आप को क्या कहते हैं, तो अपने आप को आर्य कहते हैं। और आर्यों के विरोधी, है ना, आर्यों के विरोधी दास, है ना, आर्यों के विरोधी कौन, दास। और दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है। अगर देखा जाए तो यही जो अन्नार है, ये भारत के मूल निवासी हैं, जिन्होंने इनके देवताओं को, है ना, अपना श्रद्धा और भक्ति दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि मैं तुम्हारे देवी देवताओं पे विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मान सकता, है ना। इसको क्या हम लोग कहते हैं, तो ये देखिए, दास और दस्युओं के बारे में कहा गया है कि ये जो लोग थे, आर्यों के द्वारा जो बनाए गए देवी और देवता थे, उनमें यकीन और विश्वास, श्रद्धा और भक्ति नहीं रखते थे, है ना। इनको दास और दस्यु कहा गया। श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का ये लोग क्या मानते थे, शत्रु थे ये लोग, आर्यों के शत्रु, है ना। अब आर्य के बारे में एक समय में पूछा हुआ था, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों, समूहों से है। एक समय में प्रश्न पूछा था डायरेक्ट, श्रेष्ठ, है ना, विशेष भाषा बोलने वाले समूह से है। कई लोगों ने कई बातें कही। आर्य का आगमन कहां से हुआ, आर्य भारत में सबसे पहले कहां आकर के बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसे। कई हमारे भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने आर्यों के बारे में किताबें लिख दी, और इनका जो अपना जन्मभूमि है भारत नहीं है ना। जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत और यूरोपीय दोनों मिलाकर के बनाया गया संस्कृत भाषा, भारोपीय भाषा कहते हैं हम लोग, है ना। आर्य का बसाव देखते हैं, आर्य का बसाव क्या है, तो कहता है कि वैदिक आर्य कई समूह में भारत में आए। आप देखते होंगे हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत में, है ना, सिंधु नदी के तट पे जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसके समकालीन जितनी भी सभ्यता और संस्कृति है हमारे भारत में, हड़प्पा सभ्यता की तुलना जो है उससे किया नहीं जा सकता। इतना विकसित अवस्था में था। नगर नियोजन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आज के समय में भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, उसकी तुलना नहीं किया जा सकता जितना तकनीक डेवलप था हड़प्पा सभ्यता में। इतनी तकलीफ थी, इतनी बेहतर तकनीक होते हुए। और यह भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण भी एक प्रमुख कारण है। आर्यों का आगमन उस समय में हुआ और कई समूह में ये लोग क्या किए, भारत में प्रवेश कर गए। ये पशु चारक थे, यायावरी थे, है ना। कहता है कि वैदिक आर्य कई समूह में आए, भारत आए, है ना। और ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के रूप में सप्त सैंधव शब्द का जिक्र किया जाता है ना। सप्त सैंधव प्रदेश,
पंजाब का क्षेत्र आप लोग देखते होंगे, है ना, सिंधु नदी के किनारे जिसकी सहायक नदियां है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। इसी पंजाब के क्षेत्र में आकर के सबसे पहले इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। किसके द्वारा? तो ये बनाया गया, है ना, आर्यों के द्वारा। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, द्वैदंती, गंगा, यमुना, दोआब, है ना। यानी कि 2 नदियों के बीच में जो मिट्टी पाई जाती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। गंगा और यमुना नदी के बीच में जो दोआब बना, है ना, गंगा, यमुना, दोआब हम लोग उसको कहते हैं। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे। इस वैदिक युग में आते आते लोगों के पास क्या था? और वही कंडीशन आज के समय में हमारे भारत में भी कभी कभी होता है। गाय हमारी माता है ना। गाय हमारी माता। अब जरा सोच के देखिए, ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास ज्यादा गाय थी उस जगत का वह सबसे धनी व्यक्ति होता था। गाय के नाम पर कई नामकरण किए गए और इसी समय कहा गया। और ये सब चीजें ये प्रारंभ करने वाला कौन था? क्योंकि आर्य थे, और आर्य, है ना, ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करने वाले जो लोग, कहा जाता है मैंने कहता सब इतिहास में लिखा हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि इस समय सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे कीमती संसाधन माना गया गाय को। गाय युद्ध का कारण बनता था, है ना। आपकी समाज में कितनी अच्छी स्थिति है ये गाय पर निर्भर करती है। और पहली बार यह भी कहा गया कि अगर इस धरती पर गाय को काट कर खाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले गाय का मांस खाना शुरू किया, है ना। क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति के रूप में क्या रहती थी? तो गाय रहती थी, है ना। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी मानी जाते थे, और गाय को लेन देन का एक खास साधन माने जाते, जैसे हम लोग रुपया मानते हैं ना, उसी तरह से। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो मंडलों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, है ना, 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 हो जाएगा। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किस, है ना, वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, यह भी पूछा गया, है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, और ऋग्वेद, मैंने कहा कि मंडलों की संख्या कितना? तो 10 मंडल है, और 10 मंडल के 3 मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख है। ऋग्वेद, है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो पूछा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है ना। सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको? सरस्वती नदी को। कहा? तो ऋग्वेद में माना गया है। ये भी क्या होगा? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे नया वेद, अगर आपसे पूछता है तो सबसे नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन और सबसे पुराना अगर पूछता है तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाता है। सबसे नया वेद, तो सबसे नया वेद हो जाता है अथर्ववेद। वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे हम लोग बलि कहते थे, है ना, बलि कहते थे। यह वैदिक काल की ये सामाजिक संरचना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय राजा का कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। जो लोग शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा दक्ष थे उन्हीं को समाज में, उन्हीं को उस कबीले के अंदर चुना जाता था उनके भरण पोषण के लिए, है ना। जो कर दिए जाते थे उसको बलि कहा जाता था, है ना। सत्यमेवते जयते कहां से लिया गया? तो सत्यमेवते जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहां से हम लोगों ने लिया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को कहा जाता है। संगीत का उल्लेख मिलता है ना, संगीत का उल्लेख मिलता है। संगीत का कभी कभी वेदों के साथ
तादात्म्य में रखता है। किस वेद से? तो सामवेद से रखता है। सामवेद में संगीत के बारे में पूरे डिटेल्स में इसको है ना दर्शाया गया है। और यही वजह है कि हम लोग संगीत के जनक के रूप में किसको मानते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। ये दोनों पूछा जाता है। कर्मकांड का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन दे देगा, ऋग्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरह के ऑप्शन आपके मिलेंगे और आपको चुनना है कि संगीत का वर्णन किस में है, कर्मकांडों का वर्णन किस में है ना। तो यहां पर देखिए यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। कर्मकांड का उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। वैदिक काल में प्रमुख धंधा क्या? पशुपालन थी। और पशु और इन लोगों को यायावरी क्यों कहा जाता है? यायावरी शिकारी है ना, जंगली टाइप के लोग थे है ना, जंगली टाइप के लोग। जैसे आप देखते हैं ये लोग हमेशा चलते रहे। जैसे जहां पे इनकी गाय थी तो गाय का चारा जैसे ही समाप्त होता था ये लोग दूसरे जगह चले जाते, फिर तीसरे जगह चले जाते थे। अस्थायी कोई जगह नहीं था बचने के लिए, रहने के लिए। जैसे ही कृषि इनका मुख्य पेशा बना, अब ये अस्थायी निवास करने लगे। और अस्थायी निवास में अक्सर पूछा जाता है वह जगह बताइए, तो सप्तसैन्य प्रदेश हो जाता है। कई टुकड़ियों में ये लोग आए यहाँ पे। जैसे घुसपैठिए आते हैं ना, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, फलाना है, ढिमकाना है ना, रोहिंग्या है, म्यांमार से घुसपैठिए आ गए और उन लोगों को बड़ी तंग किया जाता है। ये गलत बात भी है, नहीं आना चाहिए। उसी तरह से ये लोग हमारे भारत में प्रवेश कर गए। ये लोग हमारे भारत में कई टुकड़ों में आए। जैसे कई टुकड़ों में है ना घुसपैठिए हमारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ की मिट्टी और यहाँ की खुशबू बड़ी पसंद आती है और ये लोग अपना है ना घर बना करके इस पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते हैं कि भाई यहीं पे हमको रहना है ना। सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है। तो यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख मिलता है और उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का क्या बन गया? प्रमुख पेशा बन गया, प्रमुख धंधा हो गया। अब आइए उत्तर वैदिक कालों को हम लोग समझेंगे। और उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने कहा था है ना, उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने कहा क्या कि समझिए ऋग्वेद में सामाजिक संरचना क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या विशेषता रहा है ना। बहुत समय के बाद उत्तर वैदिक काल जब आया तो वहां पे सामाजिक संरचना में क्या क्या बदलाव आया, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करें। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद को हम लोगों ने डिवाइड किया 1000 से 1500 से लेकर के 1000 BC के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख ताकतवर गाय को माना गया। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीला के साथ अक्सर युद्ध होता रहता था। ये कबीलों में बटे हुए थे। युद्ध का प्रमुख कारण था गाय। जैसे अगर हम लोग छठी है ना शताब्दी ईसा पूर्व में जब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो कई महाजनपद है ना 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और 16 महाजनपदों में कई महाजनपद अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है ना, अपने शक्तियों को स्थापित करने के लिए हमेशा एक महाजनपद दूसरे महाजनपद से टकराता था, लड़ाइयां होती थी, उसके राज्य को छीन लिया जाता था, अपने में मिलाया जाता था। वो बात अलग थी, वो महाजनपद की बात थी। और उस महाजनपद में एक महाजनपद हुआ जिसका नाम था मगध, और इसी पाटलिपुत्र की धरती से पूरे अखंड भारत पे वो राज्य किया। लेकिन ये ऋग्वेद काल में हर कबीला दूसरे कबीले से इसलिए लड़ता है ताकि उसके पास गायों की संख्या ज्यादा हो। और पहले कहा गया है कि जिसके पास गाय की संख्या ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा धनी होगा। गाय मायने रखता था। अभी के समय में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना, प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज्यादा अमीर है, ठीक है। गौधन की रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था जो बहादुर थे, है ना। इसके लिए जिस तरह से हम लोग अपने धन संपत्तियों की रक्षा के लिए बहुत सारे है ना बहुत सारे आयामों को खंड मतलब अलग अलग डिवाइड किया,
उसी तरीके से ये लोग एक ऐसे व्यक्ति की चुनाव करते थे जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा, है ना, तंदुरुस्त हो, ताकि, है ना, इनके गायों की रक्षा कर सके। गायों की रक्षा के लिए चुना गया। और यही बाद में आगे चल के ये राजन हुए, राजा हुए। गाय का देख रेख करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला आगे चल के क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और इस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी, है ना। छठा क्लास क्या है, अब कितना, छठे क्लास में कभी हम लोग 10th क्लास में घुस जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ऋग्वैदिक राजन को, है ना, ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं, क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। इस समय तो मिलता ही नहीं है, नाम मात्र का मिलता है। मिलता है किसका, है ना, कहता है कि राजा ने कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे, है ना। कबीला, आज भी कोई मूवी में देखिएगा, कबीला जिसका शारीरिक रूप से, है ना, बहुत ही परीक्षण से वो लोग गुजरते थे। उस कबीला में रहने वाले जितने भी शारीरिक जो पहलवान वगैरह देखते हैं ना, जो सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत है, उसी को चुना जाता था कबीला का हेड, कबीला का राजा चुना जाता था। और यही सब चीजें यहां पर बन करके आया। राजा ने कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में विद्वत का सबसे ज्यादा महत्व था, इसे याद रखिएगा। लेकिन बाद में इसका वैल्यू, इसकी जो महत्व था, है ना, महत्व क्या हुआ, घटते चला गया, है ना, घटते चला गया। मतलब प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में विद्वत का सबसे ज्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया, फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे और समिति आम लोगों की संस्था थी, और इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। राजा को भाग लेना पड़ेगा ही, है ना, लेना अनिवार्य था। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन संस्था के बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी, है ना, ये अच्छी बात है। बाद में धीरे धीरे, पता भारत में ये सामाजिक संरचना को जटिल बनाने वाले लोगों ने, जो समाज का ठेकेदारी, जो धर्म का ठेकेदारी करते थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा जटिल बना दिया, है ना। दो लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई इस हिंदुस्तान की धरती पर। प्राचीन भारत के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा तभी तो प्रॉब्लम हो गया। मध्यकालीन भारत के इतिहास उतना ज्यादा कठिन नहीं है, या आधुनिक भारत का इतिहास उतना कठिन नहीं है जितना सामाजिक संरचना कठिन और जटिल बनाया गया प्राचीन भारत के इतिहास में, है ना। यहीं पे चतुर्वर्ण व्यवस्था की जब आप बात करेंगे तो कहा गया है ना, कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां से हुआ, है ना, सर से होता है। क्षत्रियों की उत्पत्ति, है ना, छाती से होता है। और वैश्यों की उत्पत्ति, है ना, जांघों से होता है। और ये भी कहा कि शूद्रों की उत्पत्ति पैर से होता है। और शूद्र का सिर्फ एक ही काम है, इन तीनों वर्गों का सेवा करना। ये जटिलता जो है इन लोगों ने बड़ी ही, है ना, अलग तरीके से बढ़े। SC ST OBC, आज सारे लोग क्या है, शूद्र के कैटेगरी में आते हैं, जिनकी आबादी हमारे भारत में 85% है। छोड़ दीजिए उसकी बात, है ना। इससे सामाजिक संरचना की जटिलता में महिलाएं सबसे ज्यादा कुट कुट के मरी। जो लोग समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे, जो धन संपत्ति वाले लोग थे, उनके बाल बच्चा थोड़ा पढ़े, उनकी महिलाओं का कदर आज भी देखते हैं। आप पार्लियामेंट में जाकर के देखिए किनके घर की महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, पता चल जाएगा। कितने समृद्ध परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, ये भी पता चल जाएगा। और इस सभा में बैठने वाली जो महिलाएं थी, वो किस परिवार से बिलोंग करती थी, ये भी देख लीजिए। और बहुत सारे ऐसे विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, उनके बारे में भी एक बार समझ जाइए तो पता चलेगा, है ना। और बाकी जो आम महिलाएं हैं, उनकी स्थिति कितना बदतर था, है ना। इसमें कुछ तो लोग भाग लेते थे। कहता है कि ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था, तो ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा था पशुपालन। पशुपालन था।
और ऋग्वेद में एक अनाज यौ का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में एक अनाज का उल्लेख मिलता है जिसको हम लोग यौ कहते हैं। जौ है ना, अभी के समय में सबसे महंगा मिलता है। ओट्स आप खाते होंगे। 10 साल पहले हमारे भारत में, बिहार में ही देखिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। गाय को चारा के रूप में हम लोग खिलाते थे, है ना। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस पे वर्क करती है और आज सबसे महंगा ये चीज़ें मिलता है। हालांकि ये लीवर के लिए, पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा, है ना, लाभदायक है। तो ऋग्वेद में एक अनाज का चर्चा मिलता है जिसका नाम है यौ। ये लोग जौ की खेती कबीला से करते थे। आमतौर पर ये कम समय में तैयार हो जाता था यह। और इसी समय देखते हैं, इस समय हम लोग युद्ध के देवता को क्या कह रहे हैं? युद्ध के देवता को हम लोग इंद्र कहते हैं। युद्ध के देवता को इंद्र कहते हैं। अग्नि का भी वर्णन है आपके ऋग्वेद में, है ना। आग के देवता को हम लोग अग्नि कहते हैं। और ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण का काम क्या है ना, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है पुरुष सूक्त में। पूछा हुआ प्रश्न है और आपके एससीईआरटी में ये पॉइंट मिलता है, आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट मिलता है और डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछ लेता है ना। डायरेक्ट जो प्रश्न है आपको यहीं से पूछ लेता है। अब आइए उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल को हम लोगों ने, है ना, 1000 BC से 600 BC के अंतर्गत रख करके हम लोगों ने पढ़ा। इसमें कहता है कि आज पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। पशुपालन छोड़ा नहीं, बल्कि उसके साथ में इन्होंने ऐड कर दिया कि भाई पशुपालन तो होता रहेगा, अब हमारा जो मुख्य और प्रधान जो पेशा होगा वह एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा, है ना। क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ होता है ना। लौह युग, एक लोहा ने क्रांति ला दी। एक लोहा की जब खोज हुई हमारे भारत में तो इसने क्रांति ला दिया, और ये लोहा ने क्रांति लाया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अधिशेष होने लगे, राजाओं की शक्ति में इसका अधिशेष होने लगा, हथियारों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लोहा ने क्या नहीं दिया, राजा को शक्तिशाली बनाया। और राजा जिसके पास लोहा की मात्रा ज़्यादा थी, उन्होंने अपने तकनीक को बढ़ाया। दूसरे राज्य को हड़पने में वो तकनीक काम आ गई। उनके यहाँ जो संसाधन थे, जो खेती जो किया जा रहा था, उस खेती में जब लोहा का प्रयोग किया गया, है ना, तो गहरी रूप से सिंचाई होने लगी, जुताई होने लगी, उत्पादन बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ने के बाद राजा की शक्तियाँ बढ़ गई, और शक्ति जब बढ़ेगा तो किसी पर भी कब्जा किया जा सकता है ना। अपने राज्य को सबसे ज़्यादा विस्तारित और विकसित अवस्था में भी किया जा सकता है ना। तो उत्तर भारत में लौह युग का आरंभ हुआ, है ना। खेती प्रारंभ हुई और यहीं से अस्थायी निवास प्रारंभ होता है। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरजी खेड़ा आदि स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र का अवशेष हमको मिलता है। पूछा जा सकता है, हस्तिनापुर का क्षेत्र देखते हैं। महाभारत आप लोग देखे हैं तो नाम तो सुने होंगे ना, हस्तिनापुर का दिल्ली का क्षेत्र हो जाता है ना। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जो जन में बटे हुए थे, एक दूसरे से विलीन होकर जनपद को जन्म दे रहे थे। जन, छोटा छोटा जन आपस में मिलकर के जनपद बन रहा था, और जितने भी जनपद थे एक दूसरे में बन करके वो लोग, है ना, महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे थे। और यही महाजनपद एक होकर के एक राष्ट्र में विकसित हो गया। क्या कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले, है ना, जन में बदलते हैं, और ये जन, है ना, जनपद में बदलता है, जनपद महाजनपद में बदल जाता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आने लगता है राजन का। आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़े होंगे तो इसमें इसका चर्चा है। कुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद का, है ना, कुरु जनपद को जन्म देते हैं। किसको? कुरु और भरत जन मिलकर के। दुर्वस और कृवि जन मिलकर के पंचाल जनपद का निर्माण करते हैं। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा और समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी तथा राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई।
शक्तियां हमेशा एक जैसे नहीं होती हैं, उन शक्तियों में है ना कमी आने लगता है। और कमी के बाद आप देखते हैं कभी कभी राजा बहुत ही शक्तिशाली होता है, कभी कभी राजा बहुत ही कमजोर हो जाता है। क्या कहता है कि राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वेदिक सभा और समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी, राजा की शक्ति बढ़ने लगा तब, और राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। भाई परामर्श दो, जरूरी नहीं कि हम तुम्हारे बातों को स्वीकार करें या मान ही ले, ये मेरी मर्जी है, मेरे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले में है ना, पहले क्या था, इन संस्थाओं की शक्तियां थी जो कहते थे और राजा को मानना पड़ता था। लेकिन राजा की शक्तियां बढ़ी और इस संस्थाओं की शक्तियां कमजोर हो गई। अब उन्होंने क्या कहा कि यह मात्र परामर्शदाती संस्थाएं ही बन के रह गई, है ना। बलि जो स्वेच्छा से, सुनिए यहां पे, बलि आपकी मर्जी थी, आपके गाय की रक्षा हम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है ना, 2 केजी अनाज दे दीजिए या नहीं दीजिए। लोग स्वेच्छा से बलि देते थे, और बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे, अब राजा ने अनिवार्य कर दिया, इसको बदल दिया कि अब तुमको देना ही होगा, देना होगा। और यही आगे चल के कॉन्सेप्ट बन जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 1/6, 1/8 आपको टैक्स देना पड़ेगा, कर आपको देना ही पड़ेगा, है ना। शुरुआत इसका देखिए, छठा के इतिहास में आपको कितना अच्छे तरीके से समझाया है ना, कि जब लोग गाय ही सबसे ज्यादा प्रधान हुआ करती थी, जिसके पास जितना गाय की संख्या होती थी वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था। उसकी रक्षा के लिए है ना एक राजन का चुनाव किया जाता था। उसके भरण पोषण के लिए लोग स्वेच्छा से बलि देते थे, अनाज के रूप में, है ना, किसी भी संसाधन के रूप में उसको देते थे। स्वेच्छा से, उसकी मर्जी थी, मन की मर्जी। लेकिन बाद में राजा ने क्या किया, राजा ने उसको अनिवार्य कर दिया कि भाई आप चाहे कुछ भी हो जाए, पहले वाली बात नहीं है, अब आपको देना ही होगा, है ना, देना ही होगा। तो चीजों को समझिए, है ना। और यहां पे कहता है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया। वर्ण व्यवस्था यही तो है, यही तो शुरुआत होता है। वर्ण व्यवस्था जो समाज को सबसे ज्यादा जटिल बनाने का जो काम किया, क्या कहता है, पुरोहितों ने वर्ण व्यवस्था, है ना। आज की जो चर्चा चलता है कि मनुस्मृति, पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो रहा है ना। जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो प्रगतिशील जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, मनुस्मृति को खंडित कर देते हैं। इस दुनिया में अगर देखा जाए तो शायद ही भारत के संविधान की तरह कोई संविधान का रचना हुआ, इतना खूबसूरत तरीके से, जिसकी तुलना, है ना, भगवान के द्वारा लिखे गए, है ना, संविधान से भी तुलना नहीं किया जा सकता। इतना खूबसूरत संविधान की रचना हुई है ना। और ये सारे के सारे संविधान की जो रचना में जो अधिकार दिए गए हैं, इंसान को इंसान बनाने के लिए, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत है ना। जो भी चलिए यहां पे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण का काम क्या है भाई, वेद का अध्ययन करना, है ना। जब आप देखते होंगे अल बरूनी जब भारत में आता है तो उसने अपने किताबों में इसका जिक्र करता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही वेद को पठन का अधिकार दिया गया था, बाकी समाज के लोगों को कभी अधिकार नहीं दिया गया पढ़ने के लिए। और हमारे भारत में बहुत सारा शिक्षा नीतियां बनती हैं, ओबीसी समाज के लोग पढ़ जाएंगे, SC ST समाज के लोग पढ़ जाएंगे। इसका असर आज का नहीं है, ये असर वहीं से दिख रहा है, क्योंकि शिक्षा से उनको महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। ये वर्ण व्यवस्था के चर्चा में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से वेद का अध्ययन कर ले तो उसका जीभ काट दिया जाता था उस समय में। अगर कोई व्यक्ति गलती से वेदों का उच्चारण अगर सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिए जाते थे। ये सब कुछ लिखा हुआ है ना। ये वर्ण व्यवस्था को जटिल बनाया इन लोगों ने। ब्राह्मण का काम क्या था, वेद का अध्ययन करना। क्षत्रिय युद्ध काम करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम क्या था, कृषि व्यापारी। और शूद्र का काम क्या था, जिनकी आबादी आज हिंदुस्तान में 85%। क्षत्रिय वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करने का ही अधिकार था, है ना।
गाय का पालन तो कर सकते हैं। गाय पालन करने वाले लोग जो हैं ग्वाला कहा गया, लेकिन उसका दूध नहीं पी सकते। दूध जाएगा किसके पास? सोच के देखिए। शूद्र खेती कर सकता है, लेकिन उसके अनाजों का सेवन नहीं कर सकता। वो जाएगा किसके पास? ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी और शूद्र को सिर्फ जूठन खाने का ही अधिकार था। जो बच जाएगा आपको दे दिया जाएगा, है ना? ये सब लिखा हुआ। शूद्र को क्या है? तीनों वर्गों की सेवा करने का ही अधिकार दिया गया कि भाई आप लोग सिर्फ इन लोगों का सेवा करिए, है ना? महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। लिखा है ना, SCERT की किताब है ना? बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी रिसर्च के साथ ये किताबें लिखी जाती है। इस पर भरोसा किया जा सकता है। NCERT किताब पे भरोसा किया जा सकता है। क्यों? अगर मानते हैं कि आप BPSC सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं और पता चला कि उसने आंसर गलत कर दिया है, तो किसी का बुक दिखाइए, किसी का टेक्स्ट बुक, वो नहीं मानेगा। लेकिन NCERT जाके दिखाई कि भाई NCERT में लिखा है यहां पे कि महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अधिकार नहीं थे, तो मान लेगा, क्योंकि ये मानक किताबें हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको NCERT और SCERT जो किताबें है ना, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्या कहता? पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्षत्रिय का संतान होता था, है ना? क्षत्रिय का संतान होता था। ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां से ज्यादा लंबा वीडियो नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे, है ना? तो वैदिक जो साहित्य है, शिक्षा के संदर्भ में जो भी है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।